प्रिय विद्यार्थियों, आज के हम इस कक्षा में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र द्वितीय वर्ष में रीतिकाल के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हमारी जो काव्य की जो पुस्तक है रीतिकाव्य सुमन, हम उसके एक एक कवियों को, रीतिकाल के कवियों को पढ़ेंगे। उससे पहले हमें रीतिकाल को समझना ज़रूरी है कि ये कौन सा काल था, किस प्रकार का काल था, इस काल की विशेषताएं क्यों रही और क्या कारण रहा कि इस काल को रीतिकाल कहा गया। हम सबसे पहले जब बात करते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया है, उस काल विभाजन में रीतिकाल का जो समय निर्धारित किया है वो महत्वपूर्ण एक समय है। भक्ति काल के बाद का काल हिंदी साहित्य में रीतिकाल के नाम से जाना जाता है और इस रीतिकाल का जो समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से लेकर संवत 1900 तक का निर्धारित किया गया। हमें ये ध्यान में रहना होगा कि सन और संवत में कई बार हम भूल जाते हैं कि कौन सा है सन और कौन सा संवत, तो इस काल विभाजन की सीमा में हमें परेशानी होती है। तो सन और संवत का जो एक फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि सन इस जो संवत है उससे 57 वर्ष पीछे चलता है। सन में जो ही आप 57 वर्ष जोड़ेंगे संवत निकल आएगा और संवत में से 57 वर्ष निकालेंगे तुरंत ही उसके बाद आपका सन निकल करके आ जाता है। तो इसको लेकर के हमें किसी दुविधा में नहीं रहना है। हम बात कर रहे हैं इस रीतिकाल की कि क्या है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये रीतिकाल क्या है। रीति का अर्थ क्या है, उसी से ये हम जान पाएंगे। रीति शब्द का अर्थ होता है एक परिपाटी, एक विधि, एक प्रणाली, परंपरा। हम कहते हैं ना हमारे रीति रिवाज ये है, हमारी परंपरा है ये। तो किसी भी परंपरा को, किसी भी रीति को, किसी भी मार्ग पर चलना ही रीति कहलाता है। आचार्य वामन ने इस रीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि विशिष्ट पद रचना रीति से इसको संबोधित उन्होंने किया है। रीतिकाल से आशय हिंदी साहित्य के उस काल से हैं जिसमें निर्दिष्ट काव्य रीति या प्रणाली के अंतर्गत रचना करना प्रधान मुख्य रूप से कवि का कर्म हो गया था। रीति, कवित्व रीति एवं सुकवि रीति जैसे शब्द इस काल में प्रयोग में आने लगे और हो सकता है कि इस रीति प्रवृत्ति के कारण ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल को रीतिकाल कहा। मूल रूप से ये काल जिसमें सर्वाधिक जो रचनाएं हुई वो श्रृंगार की रचनाएं हुई। तो श्रृंगार की रचनाओं के आधार पर कुछ लोगों ने इस काल को श्रृंगारिक काल भी कहा है या श्रृंगार काल के नाम से भी उल्लेख किया है। हम इस सब की चर्चा करेंगे, इस काल का नामकरण किस रूप में हुआ, कैसा हुआ, लेकिन हमें इसकी पृष्ठभूमि समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या कारण रहा कि भक्ति काल के बाद एक रीतिकाल नाम निकल कर के आता है और वो एक ऐसा काल है जो एकदम भक्ति से श्रृंगार में परिवर्तित हो जाता है। ये परिवर्तन अचानक नहीं हुआ था। इस काल में हम देखते हैं कि जो भक्ति काल में जो रचनाएं हो रही थी, जो साधु सन्यासियों की झोंपड़ियों में हो रही थी, वो ही रचनाएं अब राजमहलों के अंदर होने लगी। सारे के सारे अधिकांश रीति कवि अगर हम कहें तो वो किसी न किसी राज्याश्रय में थे और राजा के राजकार्य में वहाँ पास में रह करके अपनी रचनाएं कर रहे थे। तो भक्ति काल तो हम देखते हैं वो मूलतः प्रेम का काल है। भक्ति मूलतः प्रेम ही है, आपका ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति प्रेम होना भक्ति है। लेकिन यहाँ उस प्रेम का रूप बदला। जो भक्तिकालीन प्रेम या श्रृंगार में जो धार्मिकता का आवेश था वो धीरे धीरे कमज़ोर होता गया और ये भक्ति काल का जो अलौकिक श्रृंगार है वो रीतिकाल में आकर के लौकिक श्रृंगार हो जाता है। भक्ति काल में जो नायक और नायिका, जहाँ हम देखते हैं कि अधिकांश रूप से अगर देखें तो कृष्ण और राधा है। यहाँ भी वो कृष्ण और राधा का रूप तो है श्रृंगार के लिए, लेकिन यहाँ राजा और नायिका जो रानियाँ हैं वो हो जाती हैं और नायिका के भेद जो हैं यहाँ हमें और ज़्यादा उभर करके परिलक्षित होते हैं। संस्कृत की जो परंपरा थी आचार्यों की, वो आचार्य वाली परंपरा यहाँ पर पुनर्स्थापित होती है।
यहाँ के जो कवि हैं इस दौर के, जो संवत 1700 से लेकर के संवत 1900 के बीच के कवि हैं, उन कवियों में एक ऐसी निष्ठा जगी कि वो सब अपने आप को आचार्य सिद्ध करने लगे। इसलिए उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की। लक्षण ग्रंथ काव्य के जो लक्षण बताने वाले ग्रंथ हैं, और उन ग्रंथों के लिए उन्होंने उदाहरण भी अपनी तरफ से बनाए, किसी और उदाहरण को नहीं लिए। किसी उदाहरण को समझाने के लिए उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर अपनी कविता उन्होंने उस रूप में रची। सच्ची बात तो ये है कि ये वास्तविक लौकिक श्रृंगार भी कम बन पाया। केवल कुछ लोग, यानी जो अवकाश भोगी थे, मतलब जिनके पास वक्त था, उन्होंने इसको अपने मनोरंजन का साधन बनाया। केंद्र में एक शक्तिशाली सत्ता थी, सामंतगण सारे उनके अधीन थे, और उनमें आपस में लड़ने झगड़ने की फुर्सत भी नहीं थी। जिन सामंतों ने अधीनता स्वीकार कर ली थी, वे चैन से वहाँ विलास कर रहे थे, और रीतिकालीन काव्य जो अधिकांश इस विलासिता का साधन या प्रसाधन हो गए। हमारे यहाँ केंद्रीय सत्ता उस समय जिस रूप में हम देखते हैं कि ये पूरा का पूरा जो काल है, उस समय जो भारत पे जो साम्राज्य था वो मुग़ल साम्राज्य था केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत। हालांकि इस काल के उतरते दौर में हम देखते हैं कि अंग्रेज़ भारत आ चुके होते हैं, लेकिन वो ये जो समय है पूरा का पूरा विलासिता का समय है, और इस विलासिता में जो काव्य की जो रचना हो रही है वो विलासिता के लिए हो रही है। राजा को प्रसन्न करने के लिए, सामंत को प्रसन्न करने के लिए रचना हो रही है। काव्य की जो रचना का जो माध्यम होता है, जो काव्य कहते हैं कि जो सर्वजन हिताय होना चाहिए, अब तो स्वांत सुखाय होने लगा है। अपने जो प्रशंसक हैं उन प्रशंसकों को और ज़्यादा उनकी प्रशंसा में काव्य रचना यहाँ कविता का उद्देश्य हो गया है। कविता भटक गई है एक तरह से, लेकिन कविता सुंदर होने लगी है, उसका रूप निखरने लगा है, और उस कविता को भिन्न भिन्न प्रकार से अलग अलग रूपों में प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ कवि को इनाम मिल रहा है कविता पे, लेकिन भक्तिकालीन कविता में कवि को कुछ नहीं मिल रहा। कवि समाज के लिए कविताएं रच रहा है। अब कविता है जो राजमहलों के लिए लिखी जाने लगी है, अपने आश्रयदाताओं के लिए कविता लिखी जाने लगी हैं। तो हम इन सारी चीज़ों को, हम अपने इन सारे कवियों को जिन्हें हम पढ़ेंगे, उन कवियों के अंतर्गत हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस काल के नामकरण की चर्चा करेंगे। क्या कारण रहा कि इस काल का नाम रीतिकाल ही कहा जाए, और किन किन लोगों ने अपने रूप से इन्होंने इसका क्या क्या नाम दिया है। हम पहले इससे बात करते हैं, इस मुख्य नाम यही लेते हैं जो रीतिकाल। इस काल का जो नामकरण किया गया है, मैं इधर लेखकों के नाम लिख रहा हूँ और इधर जिन्होंने काल को यानी लिखा उसकी नाम करता हूँ। कि जो आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल है, रामचंद्र शुक्ल इस काल को रीतिकाल कहते हैं। वो कहते हैं एक निश्चित बनी बनाई परंपरा में एक निश्चित परिपाटी के अंतर्गत जो किया जा रहा है वो यानी रीतिकाल है। एक परंपरा बनी हुई है, उस परंपरा में काव्य की रचना जो हो रही है, इसलिए उन्होंने इस काल का नाम रीतिकाल दिया। और हम अभी इस पर चर्चा करने के बाद ये तय करेंगे कि क्या कारण रहा कि सर्वमान्य जो नाम है वो क्या रहा है। मिश्र बंधु दूसरा नाम है जिन्होंने, मिश्र बंधुओं ने इस काल का नाम अलंकृत काल रखा है। अलंकार पूर्ण भाषा का यहाँ प्रयोग किया जा रहा है, अलंकृत शैली काव्य की हो गई है। और उन्होंने कहा कि काव्य को ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए प्रयास इस काल में हुए हैं, इसलिए इस काल का नाम अलंकृत काल होना चाहिए। उन्होंने कहा अलंकृत काल या इसको अलंकरण काल भी कह सकते हैं। कि काव्य की जो भाषा है वो ज़्यादा अलंकृत यहाँ पर हुई है, और इसलिए मिश्र बंधुओं ने इस काल का नाम अलंकृत या अलंकरण काल रखा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इस काल को श्रृंगार काल कहते हैं। उनका कहना है कि इस कालखंड के अंतर्गत सर्वाधिक श्रृंगारिक रचनाएं हुई हैं, और उन श्रृंगारिक रचनाओं को आधार बना करके उन्होंने कहा कि इस काल का सबसे उपयुक्त नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। लेकिन इस काल को नकारना पड़ा, और इसलिए नकारना और खारिज करना पड़ा कि सिर्फ श्रृंगारिक रचना ही नहीं हुई है वहाँ,
वहाँ अगर हम बिहारी को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो नीति की बातें भी कर रहा है, बिहारी वहाँ पर भक्ति की बात भी कर रहा है। और भी जितने भी जो कवि हैं, खास तौर से हम देखेंगे रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं, वो भक्ति प्रधान रचनाएं करते हैं, लेकिन भक्ति प्रधान रचनाओं में भी श्रृंगार वहाँ परिलक्षित होता है, श्रृंगार हमें देखने को मिलता है। और लेकिन पूर्ण रूप से इसे श्रृंगारिक काल हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि अगर रचनाओं के आधार पर यह तय करना है तो रचनाएं तो वहाँ भक्ति से प्रधान में मिलती हैं, नीति से प्रधान में मिलती हैं। और भूषण जैसा कवि है जो वीर रस की बात भी वहाँ पर करता है, वो भी मुख्य कवि है। तो ऐसे और भी भूषण जैसे और भी कवि है जो वीर रस की भी बात करते हैं, जो अपने सामंतों के आश्रय में हैं और सामंतों की वाहवाही, सामंतों की प्रशंसा में जिस प्रकार की रचनाएँ की जा रही, जिस प्रकार का साहित्य रचा जा रहा है, वो पूर्ण रूप से श्रृंगारिक नहीं भी है। इसके बाद हम जब बात करते हैं और जो लेखकों की बात है, तो डॉक्टर जो राम कुमार वर्मा है वो इस काल का नाम सुझाते हैं राम कुमार वर्मा इस काल का नाम रखते हैं कलाकाल। कवियों ने अपनी कलाएं यहाँ पर दिखाना प्रारंभ किया है। भक्ति काल में कविता जितनी सरस होती थी, जितनी सरल होती थी, यहाँ पर कविता उतनी दुरूह होने लगी, कठिन होने लगी। कवि अपनी तरफ से अपना हुनर वहाँ दिखा रहा है कि काव्य में पूर्ण रूप से अलंकार का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, काव्य को काव्य सोचों के आधार पर कैसे खड़ा उतरना चाहिए, काव्य को गुण और दोषों के आधार पर उन्होंने तय कर लिया। जितनी कविता को सुंदर बना सकते हैं, जितनी कलात्मक बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो इस रीति काल में की जा रही थी। इसीलिए संवत 1700 से लेकर संवत 1900 के बीच के काल की रचनाओं के आधार पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा इस काल का नाम कलाकार देते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी इस काल को मुक्तक काल कहते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर जो कविता है मुक्तक के रूप में लिखी जा रही है। काव्य की जो शैली जो दो होती हैं मुख्य रूप से, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। तो वो कह रहे हैं कि प्रबंध काव्य यहाँ कम है, मुक्त काव्य है अधिकांश। मुक्त का मतलब मुक्त हो जाना, मतलब एक जो छंद लिखा गया या एक पद लिखा गया उसका दूसरे पद से कोई सीधा संबंध नहीं है। बिहारी के दोहों की हम बात करते हैं तो एक दोहा अलग है, दूसरे दोहे का उससे कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार अनेक कवियों ने जिस प्रकार जो रचनाएं वहाँ देखने को हमें मिलती है, तो वहाँ प्रबंधात्मकता की कमी है और मुक्तक की ज़्यादा वहाँ हमें वहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए नंद दुलारे वाजपेयी ने इस काल को मुक्तक काल कहा है। भगीरथ मिश्र इस काल को रीति श्रृंगार काल कहते हैं। भगीरथ मिश्र की मान्यता है कि यहाँ बंदी बंधाई रीति के अंतर्गत श्रृंगारिक रचनाओं का प्राचुर्य हमें प्रचुरता हमें देखने को मिलती है। और इसी आधार वो कहते हैं कि इन सारी रचनाओं में जब हम देखते हैं तो श्रृंगार तो है, लेकिन वो श्रृंगार भी एक किसी न किसी रीति के अंतर्गत बंधा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद जो हम जिस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, जो सब विद्वानों की सबसे एक राय होती है, वो होता है कि इस काल का उपयुक्त नाम रीतिकाल ही रखना चाहिए और होना चाहिए। इसीलिए डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने जो काल का नाम सुझाया रीतिकाल, वो ही सर्वमान्य है।